होता यह है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में चंडीगढ़ में एक संजीव प्रकाश शर्मा नाम से एक व्यक्ति एक पिटीशन दायर करते हैं और ये कहते हुए दायर करते हैं कि 2021 में उनके साथ 1 लाख रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो किसी और अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। जुलाई 2021 में मेरे साथ फ्रॉड हुआ और आज फरवरी 2022 है, मेरे साथ कोई अमाउंट ना रिटर्न हुआ। मैं परेशान हो गया इनको मेल करते हुए, लेटर लिखते हुए। मेरे को डिले होता, 5 दिन 10 दिन बाद आता तो आपकी लाइबिलिटी हो सकता है ख़त्म हो जाती, लेकिन जैसे ही ट्रांजेक्शन्स हुए मैं तुरंत आपकी बैंक में आ गया और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि उस पैसे की कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है और हम बैंक जाएं, साइबर सेल जाएं, तो आप अपनी प्रक्रियाएं। आज एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं जो आप सब लोगों के लिए इतना ज़रूरी हो सकता है, जिसमें आप ये जान पाएंगे अगर हमारे बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा कट जाता है तो ना सिर्फ साइबर सेल की लाइबिलिटी है, ना सिर्फ पुलिस की लाइबिलिटी है, बैंक की भी लाइबिलिटी है। एक ऐसा आदेश जिसमें एक व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, उसको 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपए इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उसका मेंटल हरेसमेंट भी हुआ बैंक की उस लापरवाही के चलते। नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट आदर्श सिंगल दिस साइड, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। होता यह है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में चंडीगढ़ में एक संजीव प्रकाश शर्मा नाम से एक व्यक्ति एक पिटीशन दायर करते हैं और ये कहते हुए दायर करते हैं कि 2021 में उनके साथ 1 लाख रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो किसी और अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। जैसे ही वो पैसा जाता है, मेरी लाइबिलिटी यानी उस संजीव प्रकाश शर्मा की लाइबिलिटी ये थी कि वो बैंक को इन्फॉर्म करे कि मेरे अकाउंट से अनऑथोराइज यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि वो करता भी है। जैसे ही वो अनऑथोराइज यूपीआई ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट करता है, उसके साथ साथ ही साइबर सेल को भी इन्फॉर्म करता है कि साहब मेरे साथ इस तरीके से 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। वो आरबीआई को भी इसमें मेल कर देता है। ये बात आपके लिए भी समझने की है। जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाया, बैंक अकाउंट में जो नंबर थे, मोबाइल नंबर, उनको ब्लॉक करवाया। इसके साथ साथ ही आपको आरबीआई को भी एक मेल कर देना है। जैसे ही आपने आरबीआई को मेल किया, आरबीआई ने उस पर कॉग्निजेंस लिया, हालांकि लिया 5 महीने बाद। 5 महीने बाद उनके पास एक मेल आता है कि विद इन 15 डेज आपके अमाउंट है जो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। हमने आपकी रिपोर्ट को एग्जामिन किया है, प्रोसेस किया है और उसके बाद एसबीआई को डायरेक्ट भी किया है, आपके जो ब्रांच है उसको भी डायरेक्ट किया है। लेकिन 3 महीने तक चक्कर लगाने के बाद एसबीआई ने जो पैसा देना था उनको 15 दिन के अंदर वो नहीं दिया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है न्यायालय। कंज्यूमर कोर्ट में संजीव प्रकाश शर्मा जी जाते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया। जुलाई 2021 में मेरे साथ फ्रॉड हुआ और आज फरवरी 2022 है, मेरे साथ कोई अमाउंट ना रिटर्न हुआ। मैं परेशान हो गया इनको मेल करते हुए, लेटर लिखते हुए। ये कहते हैं आरबीआई की गाइडलाइन है 10 दिन में पैसा रिफंड करने की, 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। इसके बाद शुरू होती है कोर्ट की कहानी। कोर्ट में जैसे ही वो पिटीशन दायर करते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के बाद मैंने रिपोर्ट किया, फ्रॉड रिपोर्ट करने के बाद मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए, किन अकाउंटों में गए। मैंने बैंक को भी ये भी बताया कि उन अकाउंटों में से आप पैसा वापस ले लें। अगर मेरे को डिले होता, 5 दिन 10 दिन बाद आता तो आपकी लाइबिलिटी हो सकता है ख़त्म हो जाती, लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुए मैं तुरंत आपकी बैंक में आ गया और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि उस पैसे की क्रेडिट आप मेरे अकाउंट में करें। बैंक को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसके बाद जब बैंक आई कोर्ट में, बैंक से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जब इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, साइबर सेल को इन्फॉर्म कर दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, आरबीआई को भी इन्फॉर्म कर दिया और आरबीआई की डायरेक्शन भी आ गई कि आप इनका पैसा दे दीजिए, तो आपने क्यों नहीं किया। तो आरबीआई की तरफ से भी उनके लॉयर आते हैं, बैंक की तरफ से भी लॉयर आते हैं और ये कहते हैं कि साहब इन्होंने खुद ने ट्रांजैक्शन किए हैं। इन्होंने जो ट्रांजैक्शन, इनके यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं, ये जो जिस तरीके से हुए हैं, ना इन्होंने कोई ओटीपी दिया, ना लिंक पे क्लिक किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है इन्होंने वो पिन, यूपीआई का जो पिन होता है 4 डिजिट का, वो इन्होंने खुद ने एंटर किया और एंटर करने के बाद वो ट्रांजैक्शंस किए। हम इसके लिए लायबल कैसे हो सकते हैं? तो जज साहब ने उनको कानून भी पढ़ाया और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि मेरे अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र हुआ है और उस फंड ट्रांसफ़र को लेकर वो कहता है सस्पिशियस है, मैंने नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूतों का भार बैंक पर आ जाता है। अब आपको ये शो करना है
कि ये ट्रांजैक्शन उसी व्यक्ति ने किया है। अब इस चीज को तो बैंक कैसे शो करे? तो बैंक ये शो नहीं कर पाई कि संजीव प्रकाश शर्मा ने ही वो ट्रांजैक्शंस किए। संजीव प्रकाश शर्मा ने एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन नहीं किए थे। अगर वो करते तो साइबर सेल में रिपोर्ट क्यों करते, उस बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज करवाते जिनमें वो पैसा गया? तो इस तरीके से संजीव प्रकाश शर्मा की प्ली को ही सुना गया, उनकी जो कंटेंशंस हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करके और एक जजमेंट पास हुआ। और वो जजमेंट पास इस तरीके से हुआ कि 1 लाख रुपए तो वो दिलवाए गए जो उनके साथ फ्रॉड हुआ, 10,000 रुपए मेंटल हैरेसमेंट के दिलवाए गए। इसके साथ साथ बैंक्स को भी उनकी ड्यूटीज याद दिलाई गई और ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और ये रिपोर्ट करता है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं, 10 दिन में उसका पैसा रिफंड करोगे, 90 दिन में इंक्वायरी पूरी करोगे, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं जिनको आपने फॉलो नहीं किया। आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आप मैनेजर साहब की कुर्सी पर बैठ के उसको इस तरीके से आप खारिज नहीं कर सकते उसकी कंटेंशंस को कि आपको कुछ पता ही नहीं है, उसी ने ट्रांजैक्शंस किए हैं। ये आपकी ड्यूटी है, आप इसको इंक्वायर करें, जांच पड़ताल करें और अगर विद इन टाइम पीरियड 72 घंटे के अंदर वो आता है तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि उस अकाउंट में जिस अकाउंट में फंड ट्रांसफर हुआ है उस अकाउंट में उस फंड को फ्रीज करें। और इसके साथ साथ ही 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए मेंटल हैरेसमेंट के दिलवाए गए और वो केस जीतते हैं और बैंक को घुटने भी टेकने पड़ते हैं, बैंक ने पैसा भी दिया। इसके साथ साथ हम ये समझ सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कभी ये आता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है और हम बैंक जाएं, साइबर सेल जाएं, तो आप अपनी प्रक्रियाएं पूरी करें। डायरेक्ट जाकर आप बैंक की मेल आईडी पर मेल करें कि साहब इस तरीके से मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। साइबर सेल में जाके 1930 पर रिपोर्ट करें, आरबीआई में कंप्लेंट दें, साइबर सेल एक अलग इन्वेस्टिगेशन करेगी और बैंक की लापरवाही की वजह से अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। बैंक विल पे योर अमाउंट, क्योंकि अगर बैंक का सिस्टम ही हैक हो जाए, बैंक के ही सिस्टम में एप्लीकेशन में कोई ग्लिच आ जाए तो हमारा फ़ोन पड़ा हुआ, ये फ़ोन है, फ़ोन रखा हुआ है, इसमें से पैसे चलने लग गए, जाने लग गए, ऐसा भी तो हो सकता है बैंक का सिस्टम ही हैक हो गया हो। इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी अपनी केस फाइल कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो और आपके खोए हुए पैसों को वापस पा सकते हो। साइबर सेल तो एक तरीका है ही, बैंक में भी आप अप्लाई करके, आरबीआई में कंप्लेंट करके, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करके भी आप अपना पैसा पा सकते हो। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक तरीका होता है, जो ये बैंक्स होती हैं इनके सिस्टम में कोई ग्लिच है, मान के चलो कोई ऑफिसर बैठा हुआ है बैंक का और उसी से ही गलती से आपका अकाउंट, किसी और अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना था, आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी गलती की सजा मैं या आप क्यों भुगते हैं? बैंक पे भी हम एक्शन ले सकते हैं। ये वीडियो में हमने बताया साइबर सेल के साथ साथ अगर बैंक के थ्रू, बैंक के अगेंस्ट में प्रोसीड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर राइट्स की हम बात इन वीडियोस में आगे करने वाले हैं, जिसमें आप अलग अलग अथॉरिटीज़ के लिए अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो हो सकता है उस सिस्टम के फेलियर की वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, जहां आपने ना कोई OTP दी है, ना कोई लिंक पे क्लिक किया है, फिर भी 1 लाख रुपए चले गए आपके। ये वीडियो सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।